मध्य प्रदेश की राजनीति में निगम मंडल और संगठन के पद केवल औपचारिक जिम्मेदारियां नहीं होते, बल्कि ये सीधे तौर पर नेताओं की सियासी हैसियत और भविष्य की दिशा तय करते हैं। दरअसल निगम मंडलों की कुर्सी नेताओं को न सिर्फ मंत्री का दर्जा देती है, बल्कि सरकारी संसाधनों और दफ्तर की ताकत भी उनके पास पहुंचाती है। इन्हीं पदों से नेता अपने क्षेत्र में योजनाओं पर पकड़ बनाते हैं और राजनीतिक दबदबा बढ़ाते हैं। वहीं संगठनात्मक पद भी कम महत्वपूर्ण नहीं होते। जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश पदाधिकारी तक पार्टी संगठन में काम करने वाले नेता ही चुनावी रणनीति तैयार करते हैं और टिकट वितरण में अहम भूमिका निभाते हैं। यानी संगठन की कुर्सी निर्णय लेने और निगम मंडल की कुर्सी सत्ता की ताकत देने का काम करती है। इसीलिए बीजेपी 1 पर्सन 1 पोस्ट फॉर्मूले पर काम कर रही है। हालांकि कांग्रेस के संगठन सृजन में ये फॉर्मूला नजर नहीं आया, लेकिन वो बीजेपी पर जरूर निशाना साध रही है और इसे सत्ता और पदों के बंटवारे का खेल बता रही है। वहीं बीजेपी दावा कर रही है कि इससे संगठन और सत्ता दोनों जगह नए चेहरों को मौका मिलेगा, जिससे आने वाले चुनावों में पार्टी को फायदा होगा। मध्य प्रदेश के निगम मंडलों में ताजपोशी की तैयारी। एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला तय। डॉक्टर मोहन यादव, हेमंत खंडेलवाल व हितानंद शर्मा की बैठक। 48 निगम मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियां तय। संगठन में जगह पाने वालों को निगम मंडल की कुर्सी नहीं, निगम मंडलों में जगह पाने वालों को संगठन में पद नहीं। ज्यादा से ज्यादा नेताओं को किया जाएगा समायोजित। अब खत्म होगी राजनीतिक पुनर्वास की लंबी दौड़। 5 पूर्व मंत्रियों को निगम मंडलों की कमान। रामनिवास रावत, उमा शंकर गुप्ता, अरविंद भदौरिया, कमल पटेल और अंचल सोनकर के नाम शामिल। सूत्र: निगम मंडलों में समायोजित होंगे हारे हुए विधायक। यशपाल सिसोदिया, ध्रुव नारायण सिंह, केपी त्रिपाठी, राकेश गिरी और दिलीप सिंह शेखावत के नामों पर विचार। एक कार्यकर्ता को एक ही दायित्व मिले, एक कार्यकर्ता को एक से अधिक दायित्व न मिले, इस प्रकार की व्यवस्था भी हमारी पार्टी के अंदर है। निश्चित तौर पर हेमंत जी खंडेलवाल के नेतृत्व में इस प्रकार का जो एक कार्यकर्ता के लिए एक दायित्व, यह जो सूत्रवाक्य है, यह भी अक्षरशः लागू होने का काम मध्य प्रदेश में होने वाला है। वहीं बीजेपी के एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि बीजेपी सिर्फ दिखावा करती है, उनका फॉर्मूला एक भी दिन नहीं चलता। 20 साल से वो ये बात कह रहे हैं, लेकिन आज तक उस पर अमल होता हुआ दिखाई नहीं दिया। 20 साल से ये कह रहे हैं, तो सारी बार हर बार फार्मूला उनके उल्टे हो जाते हैं। ऐसी पार्टी का कोई मतलब है जिसका फार्मूला एक दिन नहीं चलता है? ये जो है उनकी कांग्रेस से क्या बराबरी? जलेबी बनाने का काम बंद करना चाहिए। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की सियासत में निगम मंडल और संगठन के पद नेताओं के लिए ताकत और पहचान दोनों का जरिया रहे हैं। बीजेपी जहां इसे सत्ता और संगठन में संतुलन बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे महज दिखावा और पद बांटने की राजनीति करार दे रही है। हालांकि सच भी यही है कि सत्ताधारी दल हमेशा अपने हिसाब से फैसले लेता है और विपक्ष उस पर सवाल उठाता है। लेकिन असली परख जनता की नजर से होती है, क्योंकि पद और फार्मूले भले ही बदलते रहें, लेकिन सियासत की असली कसौटी चुनावी नतीजे ही तय करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा करेंगे। दरअसल निगम मंडलों में नियुक्तियों की कवायद बहुत ज़ोर शोर से जारी है भाजपा की सत्ता और संगठन में। ये हालांकि काम दोनों के सत्ता और संगठन के बीच का है, और अक्सर ये होता है कि जब बड़े नेताओं के बीच आपसी मुलाकातें होती हैं तो इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं कि अब निगम मंडलों में नियुक्ति होने वाली हैं, जिला कमेटियाँ गठित होने वाली हैं, प्रदेश की कमेटियाँ गठित होने वाली हैं। तो ये बहुत सारे गैस लगाए जाते रहे। हम इन सब पे तो चर्चा करेंगे, लेकिन आज चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि क्या ज़रूरी है निगम मंडलों में नियुक्तियाँ, एक बात। दूसरी बात, ये निगम मंडल करते क्या है? ये जो निगम मंडल के अध्यक्ष बन जाते हैं तो क्या केवल सुविधा ले लें, पद ले लें और
कार में हूटर वूटर लगा के घूमते रहें। हालांकि आजकल हूटर और लाल बत्ती बंद कर दी गई है, लेकिन फिर भी हम तो देखते हैं जब भी सड़क से आप निकलो तो आपको ये इस प्रकार के भोंपों की आवाज़ तो आ ही जाती। तो क्या निगम मंडल केवल चेहरे चमकाने को, प्रभाव दर्शाने का पोस्ट मात्र रह गई है? और ऐसे समय में जब सरकार बार बार ये कहती है कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, पैसों के लिए हमें इंतजाम करना पड़ता है, कर्ज लेके बार बार लाडली बहना की किस्त बांटनी पड़ रही, तो ऐसा में क्या ज़रूरी है इन निगम मंडलों में नियुक्तियाँ? क्या ज़रूरी है इन नेताओं को ऐसे पद देना? इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। बीजेपी के एक व्यक्ति एक पद के फार्मूले के क्या है मायने? नेताओं को कितना संतुष्ट कर पाएगा बीजेपी का ये फार्मूला? क्या निगम मंडलों की ताजपोशी से सत्ता और संगठन में होगा संतुलन? कांग्रेस क्यों उठा रही बीजेपी के फार्मूले पर सवाल? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स, और डिबेट ओपन करूं उसके पहले तमाम मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। आज हमारा स्टूडियो वरिष्ठ और विद्वान पैनलों से लबालब है, हाउसफुल है। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार और विद्वान पत्रकार आदरणीय रमेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता सचिन वर्मा जी हमारे साथ हैं, मीडिया पैनलिस्ट। सचिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के सचिव पवन पटेल जी हमारे साथ हैं। पवन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, निगम मंडलों में नियुक्ति का मामला है। शुरुआत मुझे कायदे से करना चाहिए बीजेपी की तरफ से, लेकिन सर मैं आपसे करूंगा, और वो मैं इसलिए करूंगा कि जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि होता यही है कि जब इस तरह की बातें होती तो इस पर चर्चा होती, नाम आ जाते हैं कि साहब वो यशपाल सिसोदिया और उमाशंकर गुप्ता और अरविंद भदौरिया, और ये चलते रहते हैं कि इनको स्थान मिल जाएगा। एक फार्मूला तय कर लेती पार्टी अपने अपने उसके अपनी पार्टी के नीति सिद्धांतों के मुताबिक। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये पद बहुत ज़रूरी हैं, और इन पर पद पर विराजे जो महानुभाव हैं वो करते क्या हैं? देखिए, मोटे तौर पर ये परंपरा शुरू हुई है, पद पर राजनीतिक व्यक्तियों की नियुक्ति तो ठीक जरूरी है और ठीक भी है। उसका एक कारण है कि कहीं ना कहीं जो सरकार के मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, वो जनता के बीच में जवाबदार होते हैं। तो निगम मंडलों में भी यदि जनप्रतिनिधि होंगे तो कहीं ना कहीं प्रशासन में संतुलन रहता है। अगर राजनीतिक लोग अगर संतुलन बिगड़ जाएगा तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी होती है। इसलिए राजनीतिक दल किसी की भी सरकार हो, निगम मंडलों में कोशिश करते हैं कि एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष, और कई बार 3-3, 4-4 भी उसमें नियुक्तियां हो जाती हैं। तो ऐसी नियुक्तियां ठीक हैं ये, और होनी चाहिए। बल्कि न केवल निगम मंडलों में, बल्कि निगम मंडलों के जो जिला स्तर पर और कार्यालय हैं उसमें भी ऐसा समन्वय बनना चाहिए। कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि और प्रशासन दोनों के बीच में तालमेल रहना चाहिए, और उसी की झलक हमको निगम मंडलों में दिखती है। अब दूसरी बात जो आती है भाजपा वाली, हर राजनीतिक दल का, सरकार इस समय भाजपा की है तो अपन लोग भाजपा की चर्चा कर रहे हैं, हर राजनीतिक दल का ये अधिकार है कि वो अपने किस कार्यकर्ता को उसकी उपयोगिता के हिसाब से ओबलाइज करती है। मैं समझता हूँ 80 से 90% जो कार्यकर्ता होते हैं वो उपयोगिता के आधार पर होते हैं, और 10 से 15% ऐसे होते हैं जो गणेश परिक्रमा करते हैं बड़े नेताओं की, और गणेश परिक्रमा के बाद फिर उनकी नियुक्ति हो जाती है। वो 5% ऐसे होते हैं जिनका अपना भाग्य बहुत प्रबल होता है, उन पर भगवान जी की अतिरिक्त कृपा होती है, और आश्चर्यजनक तरीके से फिर वो उनकी नियुक्ति हो जाती है। तो मैं समझता हूँ अभी ये इसकी चर्चा चल रही है, और जैसा कि खबरें आ रही हैं, हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में इसकी अपन को खबरें, सूचना मिलना शुरू हो जाएगी, नियुक्तियों के आदेश, ऐसी संभावना है। लास्ट समझ लीजिए, मतलब ये महीने के एंड में हो जाएगा। हाँ जी, हाँ, ऐसी संभावना है। सचिन जी, अब अभी तो आप मजे ले रहे थे, कांग्रेस की जिलाध्यक्षों की सूची आई थी तो बड़ा बवाल वहां मचा हुआ है, तो थोड़ा और मजे लीजिए ना, क्या अभी जल्दी क्या है? देखिए, ये सरकार और संगठन को ये निर्णय लेना है, और काफ़ी समय से इस बारे में बातें चल रही है। तो अभी कितना और समय लगेगा मैं निश्चित रूप से नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो भी निर्णय होते हैं वो सत्ता और संगठन आपस में मिलजुल कर ये निर्णय लिए जाते हैं। तो जैसा एक कवायद लगाई जा रही है कि 15 दिन में ये होना चाहिए, मैं भी उसको मीडिया की खबरों से ही सुन के समझ रहा हूँ कि 15 दिन में ऐसी कोई संभावना बन सकती है।
अब देखिए हमारे यहाँ जो है एक पद और एक व्यक्ति वाला जो एक फॉर्मूला हम अप्लाई करने जा रहे हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी में ही ये स्थिति बनती है कि अगर जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष बदले, हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर जो हैं वो बदले, तो उसके बाद में जो सक्सेसर होता है, तो जो पुराना जो प्रेडेसेसर होता है, जो व्यक्ति अपना पद जो है समर्पित करता है दूसरे आने वाले व्यक्ति को, तो वही उसका नाम प्रस्तावित करता है और उसके बाद में वो सत्ता का हस्तांतरण जो होता है, संगठन में भी जो पद का हस्तांतरण होता है, वो एक विधिवत रूप से किया जाता है। कांग्रेस में ऐसी कोई परंपरा नहीं है। अगर आपने देखा होगा, जीतू पटवारी जी जब अध्यक्ष बने तो कमलनाथ जी कहीं दिखाई नहीं दिए, ना कमलनाथ जी का कोई वक्तव्य आया, ना उनका कोई किसी तरह से उन्होंने किसी भी तरह से उनको बधाई देने का भी कोई औपचारिकता नहीं निभाई। और जीतू पटवारी जी आए और उन्होंने एक्स पार्टी जो है एक तरफा तरीके से उन्होंने चार्ज ले लिया और वो कार्यालय में बैठना शुरू कर दिया। तो ये कांग्रेस में अब देखिए कई मंत्री जो बने थे वो मंत्री विधायक हैं आज की डेट में, और अब उन्हीं विधायकों को जिला अध्यक्ष बना दिया गया है। तो नया जो नेतृत्व है उसको तो मौका ही नहीं दिया आपने कि एक शहर में अगर एक जो व्यक्ति है उसी को आपने पहले विधायक का टिकट दे दिया, वो विधायक बन गए, जब सत्ता आई तो आपने उनको मंत्री बना दिया, और जब फिर से आप जब विपक्ष में आए तो आपने उसको फिर जिला अध्यक्ष बना दिया। तो नया कोई नेतृत्व खड़ा ही नहीं हो पाया। तो कांग्रेस में इसी तरह की परंपरा है कि परिवारवाद ही हर जगह पर हावी होता है, क्षेत्रवाद होता है, कुछ जो बड़े शक्तिशाली बाहुबली नेता हैं उन्हीं का पूरा सत्ता और संगठन में जो है उनकी दखलंदाजी। अच्छा, सचिन जी, आपके यहाँ भी ये जो नाम चल रहे हैं इनको जी निगम मंडलों में अध्यक्षों की नियुक्तियों को लेकर, वो भी सब पुराने ही नाम है जिसमें कुछ हारे हुए विधायक हैं। तो मेरा एक कहना है कि जिन विधायकों को जनता ने घर बैठा दिया, फिर निगम मंडलों में कुर्सी देने का क्या मतलब? देखिए कई तरह से संगठन जो है इसको एनालाइज करता है कि हारने के बाद में भी, देखिए हमारे यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी में जो हारे हुए प्रत्याशी भी होते हैं उन्हें पार्टी एक पर्याप्त मौका देती है और उनके हारने के कारणों का भी एनालिसिस होता है कि किन कारणों से उनकी हार हुई और उनकी सक्रियता हारने के बाद में भी क्षेत्र में कितनी है और संगठन में उनका योगदान किस तरह का है। ठीक बात। तो ये सारी बातों का जो है निचोड़ निकाल कर ही उनके नामों पर विचार किया जाता है। तो पवन जी देखो, उन्होंने बताया कि आपके यहाँ तो ऐसा होता है जीतू पटवारी जी के लिए न कमलनाथ जी आए न दिग्विजय सिंह जी साथ दिखाई दिए। बधाइयाँ दी हैं, लेकिन अब कोई सत्ता में है, सत्ता के मद में मदहोश है, वो परिभाषाओं को उसके हिसाब से परिवर्तित कर देगा। उपयोगिता के आधार पर इनका एनालिसिस होता है, इनके यहाँ, हमारे एनालिसिस नहीं होता। इनके यहाँ जब पूर्व विधायक को देंगे तो एनालिसिस हो जाएगा, हमारे यहाँ उसको गुटबाजी कह देंगे, हमारे यहाँ परिवारवाद कह देंगे। ये केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को ला के यहाँ चुनाव लड़वा के, विधायक का लड़वा के यहाँ राज्य में मंत्री बना देंगे तो वो एनालिसिस हो जाएगा और कांग्रेस कर देगी। तो पैरामीटर जो दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का हर चीज़ में आता है, पैरामीटर चेंज आते हैं। आदरणीय रमेश जी ने जैसे बोला कि उपयोगिता के आधार पर किसकी कहाँ पे उपयोगिता है, तो भारतीय जनता पार्टी को डिसाइड करना है कि किसकी उपयोगिता कहाँ है। वो उपयोगिता का फार्मूला होता है या नस दबाने का फार्मूला होता है या अपनी बात मनवाने के लिए दबाव डालने का फार्मूला होता है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देख लीजिए, रामनिवास रावत जैसे व्यक्ति को, अकेला एक मंत्री जो था, एक मंत्री शपथ ग्रहण समारोह हुआ, दूसरी पार्टी से आया हुआ व्यक्ति को, उसको वहां चुनाव लड़ाई जिताने के लिए पूरा लग गया, 400-500 करोड़ की घोषणाएं कर दी, लेकिन जनता ने उसको घर बैठा दिया। अब फिर से उन्हीं का नाम चल रहा है। अब ये उपयोगिता अलग बात है कि कौन से फार्मूले में गोपाल भार्गव की उपयोगिता नहीं दिख रही, भूपेंद्र सिंह की उपयोगिता नहीं दिख रही, लेकिन रामनिवास रावत की उपयोगिता दिख रही है। भाजपा कर रही है तो अच्छा ही कर रही है, उसको उस फार्मूले में ले जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य क्लियर है, उसको पता है। वो ये सब चुनाव जीतने हारने के लिए कवायद नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जब कोई उसकी नस दबा देता है, उस नस से बचने के लिए करती है। विजय साहब को देखिए, कौन सी नस दबाए बैठा है, पूरा कोर्ट ने बोल दिया, सब कुछ बोल दिया, लेकिन मंत्री बना बैठा है भैया। लेकिन यही नस की बात है। तो जो जितनी तेज से जिस नस को दबा लेगा उसका नाम आपको देखने नस दबाने में एक बस सवाल ले लेता हूँ। आपने बड़ी ऐसी बात निकाल के लाते हो कि कुछ ना कुछ फिर उसमें पूछना पड़ता है। जी। अच्छा, नस दबाने में सुरेश पचौरी जी पीछे रह गए क्या? 2 साल हो गए उनको भी, उनको कोई ना उनका विस्थापन हुआ बीजेपी में, ना उनको तवज्जो मिल रही।
नहीं तो कहते ना दुखती रह गया पर्टिकुलर नस में उनका पिन पॉइंट नहीं आया होगा, जिस दिन आया होगा उस दिन किसी को हटा के बना देंगे। वो कितने, वही तो बोल रहे एग्जांपल देखिए, हम कहते हैं गोपाल भार्गव जैसे जो भाजपा को आत्मसात किए बैठे हैं, उनको उपयोगिता कहीं भी नहीं है लग रही इनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। ये इसलिए जो जहां पे दबाव बना पा रहा उस हिसाब से काम करेंगे। और देखिए इनको चुनाव जीतने हारने का डर तो है नहीं। ये आधी रात में मुख्य चुनाव आयुक्त को जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसकी नियुक्ति कर देंगे, वो तो जितवाएगा ही। वोट चोरी करके हम जीतेंगे, ईवीएम है ही है, जीतने हारने की लड़ाई नहीं। यहाँ से तानाशाही के हिसाब से इस देश और प्रदेश को चलाना चाहते हैं, उसी हिसाब से नाम आएंगे। देख लीजिएगा जितने लोग के नाम आएंगे वही नाम आएंगे, गोपाल भार्गव जी जैसे लोगों का नाम नहीं आएगा। देखो आपने वोट चोरी का मामला यहाँ उठा दिया, और वोट चोरी के मामले को लेकर आप देखिए राहुल गांधी ने जो भी एग्जाम्पल पेश किए वो सब औंधे मुंह जा गिरे। कहाँ औंधे मुंह जा गिरे? उन्होंने बिहार में एक महिला को पेश किया कि साहब इनका वोट नाम, इनका तो महिला औंधे मुंह की उसकी जांच करवाइए कि कौन उसको पकड़ के लेके गया था, भाजपा का आदमी था, कांग्रेस का आदमी था। महिला ने आके ही कह दिया कि मुझे तो ये पकड़ के ले आए थे, उनके सामने ऐसा बोल देना। कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता, कोई पकड़ के लेके आया था, वो आदमी आया नहीं, सामने आ जाए तो मैं बता दूं कैसे हुए। हम कहते जो चलिए इसको चीर दिया, राहुल गांधी जी का औंधे मुंह गिर गया। लेकिन 269 वोटर एक ही घर में है, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में, ड्राफ्ट जिसका एसआईआर के ऐसा कर रहे थे कि एसआईआर के बाद कुछ रहेगा ही नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा। 80 लोग एक घर में रह रहे हैं। चुनाव आयोग बोलता है 45 दिन तक निजता का दे सकते हैं, और 45 दिन के बाद महिला की निजता के कारण वीडियो नहीं दे सकते। कैसे कैसे लॉजिक दे रहा है? ठीक बात। अपन चुनाव आयोग में निश्चित तौर पर खामियां होती है, उसमें किसी को कोई संदेह नहीं, लेकिन पूरी मेरा तो निवेदन इतना है, देखिए मैं सही बोल रहे हैं, आपकी खामियां होती है। मैं तो सिंपल सी बात कर रहा कि राहुल गांधी जिस दिन आवाज उठाए थी, ये सिंपल सी बात, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कहते हैं अब राहुल गांधी को आपने नोटिस दे दिया। राहुल गांधी ने जिन दस्तावेजों के आधार पर वो दस्तावेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो चुनाव आयोग के थे ही नहीं। वो अब चुनाव आयोग एक मिनट पवन जी, वो जिसके थे उसने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली। CSDS के संजय के थे और वो माफी मांग चुके हैं। खैर आज अपने ये वो चुनाव आयोग के दस्तावेज थे, CGS के, वो तो महाराष्ट्र वाले में थे, उसके लिए उन्होंने माफी मांग ली है। अनुराग ठाकुर जी को नोटिस भेजनी चाहिए कि नहीं? अच्छा ही बताइए, शपथ पत्र देना चाहिए। अगर उन्होंने 6 लोकसभा का डाटा निकाल के दिया तो अनुराग ठाकुर को भी शपथ पत्र देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, चूंकि डिबेट का विषय ये नहीं था, लेकिन चूंकि वो मुद्दा छिड़ गया था तो इसलिए मैंने आपको टोका। सर अब ये निगम मंडल की जो बात आती है, हमने देखा पिछली बार में कई ऐसे निगम और मंडल बना दिए गए। अब जैसे माटी कला बोर्ड, अब ये क्या करता है माटी कला बोर्ड? एक वो बार का कुछ बना दिया था, केश कतरन डिपार्टमेंट टाइप का। तो ये क्यों, मतलब आप ये जनता को प्रभावित करना चाह रहे हैं, वोट बढ़ाना चाह रहे हैं, या जो अपना नेता जो कार्यकर्ता जिसकी आप बात कर रहे हैं कि उसको स्थान मिलना चाहिए, उसकी बात होती है? देखिए इसमें दोनों बात होती है। ये जो माटी कला बोर्ड बनाया था या और जो बोर्ड बने हैं, शिल्प के आधार पर जो बोर्ड बने हुए हैं, शिल्प के आधार पर बोर्ड बने हुए हैं, मैं समझता हूं उसका जो सैद्धांतिक स्वरूप है वो बहुत अच्छा है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से वो कहीं ना कहीं वो उस ब्यूरोक्रेसी के अंडर में आ जाता है, जो ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं वो अंग्रेजी सिस्टम, आज 79 साल हो गए लेकिन वो अंग्रेजी सिस्टम पर है। आप कल्पना कर सकते हैं भारत अगर सोने की चिड़िया बना था तो वो जो हमारे यहाँ स्थानीय शिल्प हुआ करता था, स्थानीय शिल्प, उसमें मिट्टी का काम होता था, उसमें कलाएं काम होती थी, उसके आधार पर वो यहाँ से जाता था और बदले में सोना आता था। हमारे यहाँ सोने की खदानें नहीं थी, ना सोना बनाने की फैक्ट्री थी। तो कहीं ना कहीं वो जो एक और बात है, वो जो आत्मनिर्भरता थी भारत में, आप अगर देख लेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति के पास कौशल था, चाहे वो खेती कर रहा हो, चाहे वो शिल्प मिट्टी का कर रहा हो, पत्थर का कर रहा हो, लकड़ी का कर रहा हो, चमड़े का कर रहा हो, प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर था। हमारे यहाँ नौकर की परंपरा बिल्कुल नहीं थी। अंग्रेजों ने इसको सिस्टम को बंद किया और सिस्टम को बंद करके एक नौकर परंपरा उन्होंने शुरू की। तो ये आने वाला समय योगेश जी, नौकरियां उसमें मिलना नहीं है। जिस तरीके से AI आ रहा है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, आपको कहीं ना कहीं स्थानीय कलाओं में जाना पड़ेगा। इसलिए ये जो लोकल कलाओं के निगम मंडल बनाए हुए हैं, तो मैं समझता हूं उसमें जो निचले स्तर पर जो टीम काम करती है, ब्यूरोक्रेसी के तंत्र की जो टीम काम करती है, वो इस सिद्धांत को नहीं समझती और वो कागज पे रह जाता है। इसलिए हमारे यहाँ के कांग्रेस के समय भी और भाजपा के समय भी कई उपयोगी निगम मंडल जो हैं वो डूब गए उसमें, दोनों के शासनकाल में। ये सर आपने एक बड़ा बहुमूल्य सुझाव दिया है कि ये जो छोटे छोटे जो जिसपे आप चूंकि पूरा फोकस बीजेपी का स्वदेशी पर, और ये इस तरह की बोर्ड, कला, माटी बोर्ड, निगम मंडल बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, बशर्ते वैसी नियुक्तियां हों और वैसे कैलिबर के लोग आ जाएं।
सचिन जी, एक चीज, अब चूंकि आपके यहाँ जोर शोर से बात तो हो ही रही है और निश्चित तौर पर आपके यहाँ तीन तरह से इन चीजों का गठन होता है। एक तो सरकार सत्ता संगठन के लोग तो लगे रहते हैं और संघ के भी लोग लगे रहते हैं, और तीसरा अब आपके यहाँ एक ऐसा धड़ा आ गया है जो मतलब दूसरी पार्टी से टूट कर आया, उनके भी लोग हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों के बीच सामंजस्य बनाना, ये क्या, आप कैसा मानते हैं इसको? एक चुनौती नहीं है आपके लिए? देखिए, जब भी सत्ताधारी अगर आप दल होते हो, तो संगठनात्मक जो नियुक्तियां होती हैं जिसमें संगठन का भी रोल होता है, तो चुनौती तो हमेशा होती है। उसमें अलग अलग लेवल के जो लोग होते हैं जो संगठन में किसी भी तरह से उपयोगी होते हैं, तो उनका उपयोग जो है पार्टी करती है, और उनका जब चयन किया जाता है तो कई पैरामीटर्स पे उनका एनालिसिस होता है और उसके बाद में उनकी नियुक्तियां होती हैं। तो आप जो बोल रहे हैं, चुनौती तो होती है। सत्ता जब होती है तो संगठन के लिए बहुत सारी चुनौतियां खड़ी करती है सत्ता। तो उसको भारतीय जनता पार्टी काफ़ी सालों से इन सब सिचुएशंस को डील करते आ रही है, और हमें लगता है कि इस बार भी वो डील करेंगे और अच्छे लोगों की नियुक्तियां होंगी। नहीं, देखिए, जैसे बीजेपी जो अभी जो नाम चल रहा है उसमें जैसे कांग्रेस से आए रामनिवास रावत, जनता ने उनको हरा दिया और फिर उनका नाम चल रहा है। देखिए, हार और जीत को किसी व्यक्ति के चरित्र के साथ में या उसके सामाजिक परिदृश्य के साथ में उसको जोड़ना ठीक नहीं होता है। कई बड़े नेता जो हैं वो भी हारते हुए आए हैं। अब कांग्रेस में देखें तो दिग्विजय सिंह जी भी हार चुके हैं, मगर ठीक है, वो पार्टी में तो वो मुख्य धारा के नेता हैं। इनके सारे जो भी संगठनात्मक जो भी निर्णय होते हैं उसमें उनका अहम रोल होता है। अब जीतू पटवारी जी के क्षेत्र में से कांग्रेस हार गई, तो अब हारे हुए तो अब जीतू पटवारी जी खुद हारे हुए व्यक्ति हैं। तो हार और जीत से ही सारे निर्णय नहीं लिए जाते हैं। हार और जीत एक राजनीति, अगर आप वो जो विरोधी खेमा है उसको एक कहने का मौका मिल जाता है कि देखिए साहब, आपने एक तो हमारी सीट थी, आपने दूसरे आदमी को लाके सीट पे लड़ा दिया, जनता ने उनको हरा दिया, अब आप निगम मंडल में उनको ले जा रहे हैं। नहीं, देखिए, ऐसे एक नहीं, कहीं और लोग भी। हर दो पहलू, हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो इसमें एक पहलू ये भी है। लेकिन जहां पर अगर संगठन उसको उपयोगी समझता है और ऐसा लगता है कि उस क्षेत्र में उस व्यक्ति का संगठन को खड़ा करने के लिए एक बहुत अहम रोल है, तो उसको जिम्मेदारियां दी जाती है और उसका उपयोग किया जाता है। ठीक बात। पार्टी पवन जी, देखिए, वैसे तो ये इंटरनल आपकी पार्टी का मामला है, लेकिन आपके यहाँ भी यही देखने में आ रहा है कि बार बार वही दो चार चेहरों पर दाव लगाना। वो चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो विधायक का चुनाव लड़ें, तो वो सांसद का चुनाव लड़ें, तो वो जिला अध्यक्ष की बारी आए, तो वो प्रदेश संगठन पीसीसी में कोई नियुक्तियां का मामला है, तो क्या नए कार्यकर्ताओं का वहां तो बहुत आपके पास पूरा मौका है, और मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस को इस समय नई टीम खड़ने का सबसे अच्छा सुनहरा अवसर है। देखिए, जिला अध्यक्ष देखेंगे, पूरी लिस्ट देखेंगे तो उसमें कई लोग ऐसे नाम हैं जो कभी नहीं सोचे होंगे कि जिला अध्यक्ष में, चाहे उमरिया का ले लो, पन्ना का ले लो, बहुत जगह नए लोगों को मौका मिला है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नए लोगों को मौका नहीं मिला है, और हम उसी दिशा में, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सूची तो 7 बार 8 बार में निकली थी, हमने 71 लोग एक ही बार में निकाल दी। ठीक है, तो हम जो संगठन की तरफ है, जो हम संवैधानिक जो हमारी विचारधारा, उसके साथ हम बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय सचिन जी अभी बोले दिग्विजय सिंह जी की बात की, जीतू पटवारी जी की बात का, आपने रामनिवास रावत की बात की। रामनिवास रावत दूसरी पार्टी से आए हुए व्यक्ति, मैं मेरी पार्टी मेरा कार्यकर्ता के फलसफे पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करती है। फिर उस मैं मेरी पार्टी का जो गढ़ा हुआ कार्यकर्ता है उसका टिकट काट करके आपने रामनिवास रावत जी को दिए। यहाँ पे बात इस चीज की हो रही है। अब बार बार उपयोगिता की बात करते हो, तो मैं पूछना चाहता हूँ, तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह से ज्यादा उपयोगी हैं आपके लिए? आप मानते हो? किस मामले में उपयोगी? क्योंकि सत्ता में बने रहना। वही मैंने जो नस वाली बात किया, वो नस दबा के बैठे हैं। आप गोपाल भार्गव को मौका नहीं दोगे, हम कह वही तो कह जो जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आत्मसात कर लिया, आज तक हारे नहीं, वहां से इतनी बार जीते वहां से, उसके बाद भी उनको मौका मिलना चाहिए। मंत्रिमंडल का गठन भी होना है। कहाँ? अरे एक आध महीने भी होना नहीं, देखिए नहीं होना है अभी इनको ये मैनेजमेंट में लगे हैं। मैनेजमेंट और मैकेनिज्म भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है, मैनेजमेंट और मैकेनिज्म, अभी वो देखेंगे कैसे। अच्छा, आपने एक बस बार बार एक सवाल उनसे ले लेते हैं, क्योंकि आप बार बार नस दबाने की बात, कौन सी नस दबा रखी है साहब सचिन जी आपकी? अब ये तो पटेल साहब ही जानते हैं कौन सी नस की बातें कर रहे हैं। हम तो सिंपल सी बात करते, देखिए हम बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं मैं। जी। और मैं जो मुझे समझ में आता है कि अगर कोई हमारे देश
इस बार ऐसा माहौल था कि हर व्यक्ति मोदी जी के पीछे खड़ा था, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कि ठोक दो पाकिस्तान को, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो ठोक तो दिया। अरे कहाँ, क्या ठोक दिया? सेना ने ठोक दिया। सेना का जो काम था, देखिए अब उसमें, देखिए हम कहते हैं कम से कम चश्मा लगा के मत करिए, जो अपने साथ मौका था आप पाकिस्तान को दो फाड़ कर सकते थे, फिर बहुत सारी चीजें थी। मैंने बताया ना कि मैं वो बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं, मैं छोटा, तो जो मैं अपने नजर से समझता हूं, मुझे लगता है अगर विजय शाह ने ऐसा गलत बयान दिया था, सुप्रीम कोर्ट को क्यों बोलना पड़ा कि आप उनके ऊपर एफआईआर करेंगे? फिर एफआईआर के बाद बोला आपने ऐसी धारा लगाई, 3-3, 4, उनको एक दिन निकाल के हटा अलग कर देते कि अगर उन्होंने गलत बोला था, सोफिया कुरैशी जी के बारे में ऐसा बोला। सचिन जी से एक लाइन में जवाब ले लेते हैं। देखिए पवन जी की पार्टी के अगर वक्तव्य आप ऑपरेशन सिंदूर के पहले के अगर आप दिखा देंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी। उसके पहले ये सारे लोग बोल रहे थे कि युद्ध नियम में नहीं आना है, हमें उनके खिलाफ में सैनिक कार्रवाई नहीं करना चाहिए, हमें उनसे बात करना चाहिए। ये सारी बातें जो है ये नेता बोल रहे थे। और ऑपरेशन ठीक है, बस समय इतनी था। चूंकि ऑपरेशन सिंदूर की बात करेंगे तो एक नई डिबेट फिर शुरू करना पड़ेगी, लेकिन चूंकि आज निगम मंडलों में नियुक्ति का मामला था, आप तीनों ने अपने बढ़िया विचार रखे, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।